आज हम लोग 7वें चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कारण क्या है कि हम सम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे कि कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का वो लैंग्वेज होता है जो आसानी से कोई भी समझ सकता है। यानी कोई भी समझ सकता है मतलब कि पहले तो जैसे कि अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते थे तो उसके लिए प्रोग्राम साइंटिस्ट लोग ही उसको समझ पाते थे क्योंकि वो टफ होता था। जैसे कि अगर लो लेवल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो आपका असेंबली लैंग्वेज आता है, मशीन लैंग्वेज आता है, तो उतना ईजी नहीं था। लेकिन अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना बहुत ही आसान है। इवन 1 से 2 दिन में किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को बड़े आसानी से सीखा जा सकता है। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, बहुत से हाई लेवल लैंग्वेज हैं। जैसे हमने डेफिनेशन बताया था, हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं और बहुत इससे सिंटैक्स होते हैं। आपको सिंटैक्स याद करने होंगे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक, तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं और अगर हम फोर्ट्रॉन की बात करते हैं, फोर्ट्रॉन आपका हाई लेवल लैंग्वेज है और ऑफिशियल रूप से अगर हम फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज को बोल सकते हैं, फोर्ट्रॉन को पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया है। इसका विकास, अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसका डेवलपमेंट जो है साइंटिफिक एवं इंजीनियरिंग समस्याओं को, यानी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए हुआ। और फोर्ट्रॉन के अगर मतलब की अगर हम बात करें तो फोर्ट्रॉन का मतलब ही होता है, उसका पूर्ण रूप की बात करें तो उसका मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। और फार्मूला का हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं? साइंटिफिक में रूप में करते हैं और इंजीनियरिंग रूप में करते हैं। आगे बात करते हैं, फोर्ट्रॉन को बनाया किसने? फोर्ट्रॉन को आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा 1957 में 1957 में जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट पीसी की बात करें तो भी आईबीएम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे हार्डवेयर की बात हो चाहे सॉफ्टवेयर की बात हो। इसमें भी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज में भी 1957 में जॉन बैकस ने, किसने? जॉन बैकस द्वारा इसे विकसित या डेवलप किया गया था। तो हमने आज ये देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन को किसने डेवलप किया था। आगे और हम देखते हैं तो वर्ष 1958 में 57 में तो डेवलप किया गया था। 1958 में आईबीएम द्वारा फोर्ट्रॉन को संशोधित संस्करण, रिवाइज वर्जन, यानी 1957 में तो डेवलप कर लिया गया था लेकिन 1958 में उसको और रिवाइज किया गया। ठीक, तो जब रिवाइज किया गया तो उसको क्या बोला गया? फोर्ट्रॉन 2, उसका सेकेंड वर्जन था इसलिए फोर्ट्रॉन 2 कर दिया गया, लॉन्च किया गया। फोर्ट्रॉन भाषा की अगर हम बात करें तो जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है वह इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने के लिए, उसको हम इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने के वर्ष 1966 में, ठीक है, 1966 में 1966 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी, इसका बड़ा रोल है स्टैंडर्डाइजेशन में। हम सभी लोग जानते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन को इस तरह समझिए कि सब लोग अगर अपनी अपनी भाषा बना लेंगे और कोई एक मानक नहीं होगा तो उसमें काफी कंफ्यूजन्स हो जाएंगे और वो यूज होने में आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका का एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं आंसी या अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक मानक बनाता है जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेबल होता है और आसानी से किसी चीज को समझा जा सकता है। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन जैसे कि वहां पर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, तो ये जो आंसी ने यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बात करें, उन्होंने फोर्ट्रॉन 4, ठीक है, फोर्ट्रॉन 4 का मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन किया। तो हमने जैसे आपको बताया है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है, कोई चीज अगर स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो इजिली एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड होगा, एक मानक होगा, तो लोग उसको समझ सकेंगे। तो इसके साथ फोर्ट्रॉन के जो हम लोग बात करें, फोर्ट्रॉन पहली मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई। तो हम समझ सकते हैं कि फोर्ट्रॉन क्या है? पहली मानक भाषा, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आपका फोर्ट्रॉन है। आगे इसमें हम और देखते हैं 1977 में 1977 की अगर हम बात करें तो फोर्ट्रॉन का जो अपडेटेड वर्जन आया वो आया फोर्ट्रॉन 77। यहां पर 77 से समझ सकते हैं कि चूंकि ईयर 1977 में हुआ था, इसीलिए चूंकि वर्जन कई आ गए, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, तो इस तरह कितने वर्जन देते।
तो फिर उन्होंने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया कि भाई जिस सन में उन्होंने किया था उस सन को उन्होंने ऐड कर दिया। इसे समझने में भी समझ में आएगा। जैसे विंडोज 95 की बात करें तो 95 में था, विंडोज 98 में था, फिर लेकिन बाद में उसको वर्जन चेंज किए गए। तो फोर्ट्रॉन 77 को अमेरिकी नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी द्वारा प्रकाशित किया गया। यह संस्करण, इस वर्जन को बात करें तो ये संरक्षित प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण से, अगर हम प्रोग्रामिंग दृष्टिकोण से बात करें तो प्रोग्रामिंग अप्रोच की ओर केंद्रित था, फोकस था। भाई लैंग्वेज है तो प्रोग्रामिंग अप्रोच की ओर फोकस तो होगा ही। आगे बात कर रहे थे कि फोर्ट्रॉन भाषा की अगर हम बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो गणितीय समस्याओं के लिए, यानी फोर्ट्रॉन का जो बेसिक यूज था वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम के समाधान के लिए विकसित डेवलप किया गया था। फोर्ट्रॉन किस लिए डेवलप किया गया था? फोर्ट्रॉन बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया था। यह बीजगणितीय यानी अलजेब्रा पर आधारित बेस्ड प्रोग्रामिंग भाषा थी। यह किस पे था? ये चूंकि गणित से संबंधित था और अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो वो भी गणित ही है, तो यानी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। अच्छा, आगे समझ सकते हैं, इसमें किसी भी गणितीय संबंध में मैथमेटिकल रिलेशन को सीधे फोर्ट्रॉन कमांड के रूप में लिखा जा सकता था। यानी जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो हम लोग कमांड टाइप करते हैं, तो इसमें क्या था कि बने बनाए कमांड उसके लिए इस्तेमाल किए गए, किसके लिए? मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट, ये तो जानिए कि जब भी हम कोई आउटपुट चाहते हैं तो हमें इनपुट करना ही पड़ेगा। तो इनपुट और आउटपुट गणना, कैलकुलेशन, तार्किक, लॉजिकल एवं तुलनात्मक यानी कंपैरिजन। भाई कोई भी गणित होगा तो उसमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के साथ अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कंपैरिजन का भी यूज होगा। उसके बाद वक्तव्यों, स्टेटमेंट की एक श्रृंखला होती है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे तो वहां पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की एक पूरी की पूरी श्रृंखला होती है, वो आपका फोर्ट्रॉन में भी था। तो हम आगे देखते हैं परीक्षा तथ्य सार। प्रोग्रामिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे अक्सर जाते हैं, उन्हीं को लेकर हम आपको बताएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एरे क्या होता है? एरे आप कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। एरे जो है किसी प्रोग्रामिंग भाषा में एक आपका कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर यहाँ पे देखा, ये अगर एक एरे बनाया गया तो उसमें एक पूरी 0 1 2 3, तो ये 4 डायमेंशन का एक एरे होगा। यानी यहां पर हम अलग अलग वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, वो आपका कहलाता है एरे। तो एरे की बात करें, एरे पहले एलिमेंट की स्मृति पते यानी मेमोरी एड्रेस को कहा जाता है। तो जिसमें जो पहला वाला है जिसको बोलते हैं 0, मानते हैं अगर इसका नाम है A4 और ये है INT, इंटीजर नाम का एक एरे है जिसकी साइज 4 है। तो 4 मतलब ये आपका 0 से स्टार्ट होगा, सबस्क्रिप्ट वैल्यू 0 से लेके 3 तक जाएगा। तो जो इसका पहला है सबस्क्रिप्ट वैल्यू उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। किसको बोलते हैं? एरे के पहले एलिमेंट, जो भी एलिमेंट के स्मृति पते, मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी का एड्रेस है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस बोलते हैं। बिल्कुल सही। आगे बात करें, शब्द पुश और पॉप संबंधित है। तो एक जैसे आपने स्टैक देखा होगा, ये जैसे ये स्टैक में क्या होता है, जैसे कि आप या तस्तरी देखें, जब बफर सिस्टम में खाना खाए जाते हैं तो तस्तरी रखते हैं। तो पुश का मतलब होता है डालना। अगर हम कोई चीज अंदर डाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं पुश, और अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉप। पुश कॉमन सी बात है, कभी पुश करो मतलब डालो, पॉप उसको निकालिए। तो ठीक है, तो ये कहां पे होता है? पुश एंड पॉप कहां पे होता है? ये पुश एंड पॉप होता है स्टैक के अंदर। किसके अंदर होता है? स्टैक। स्टैक का वैसे जनरल मीनिंग देखें तो स्टैक का मतलब होता है ढेर। अब ढेर किस चीज का है? लाइब्रेरी में बुक्स की ढेर हो, बफर सिस्टम में प्लेट्स की ढेर हो, तो ढेर किसी भी एलिमेंट्स का हो सकता है। बस उसमें एक ही सबसे कॉमन चीज होनी चाहिए कि ढेर में जो पहले आया, फर्स्ट आया, ठीक है, मतलब पहले इनपुट किया गया, जब निकालने की बारी आएगी तो सबसे लास्ट में निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए जैसे कि अगर आप खाना, जैसे हमने बफर सिस्टम की बात की, वहां जो तस्तरी रखी गई, जो तस्तरी लोगों ने पहले रखी होगी, जब उठाने की बारी आएगी तो जो पहले रखी तस्तरी होगी वो सबसे लास्ट में उठेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी और जो तस्तरी सबसे लास्ट में ऊपर रखी गई होगी वो सबसे पहले निकलेगी। तो स्टैक जो फॉलो करता है वो करता है लिफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है,
आगे अब सी की बात करें, सी लैंग्वेज काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, तो सी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। सी भाषा में किसी भी वेरिएबल के नाम की अधिकतम सीमा मैक्सिमम लिमिट होती है। तो जनरली जो है, जो अगर हम लोग देने की बात करें तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक ही देना चाहिए। ये आसान होता है, इजी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं फंक्शन आर्गुमेंट होता है। फंक्शन आर्गुमेंट की बात करें तो एक पूर्ण स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हम अगर ये बात करें डिटेल में बात करें, जैसे कि कोई फंक्शन माना, हमने मान लिया पुश की, मान लिया कि पुश एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब वो कुछ काम करेगा और उसमें कुछ इनपुट होगा। तो जो इनपुट हम करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं उसको, किसी फंक्शन में जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। ये क्या हो सकता है, एक पूर्ण स्ट्रक्चर, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक, आगे सी की बात करें, थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा समझना कठिन होगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। तो सी भाषा की बात करें तो मैलॉक फंक्शन संबंधित है। तो मैलॉक होता है मेमोरी एलोकेशन, इसीलिए बोलता मैलॉक, मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो भंडारण प्रबंधन से यानी स्टोरेज मैनेजमेंट से इसका संबंध है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इससे डरिए नहीं, घबराइए नहीं कि तो क्या है। अगर डिटेल में होगा तो सी की कभी क्लास चलेगी तो उसमें हम आपको समझाएंगे। आगे बात करते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक फंक्शन जो कि क्लास के अंदर होता है। अब सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज उसी तरह सी प्लस प्लस है, और सी प्लस प्लस में अगर कुछ काम करना हो तो क्लास की बात करते हैं। तो अगर क्लास की बात करते हैं, क्लास में क्या होगा, बिल्कुल बात क्लास है तो क्लास फंक्शन की बात हम करेंगे। फिर एरे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एरे एलिमेंट को एक्सेस करने में प्रयोग होता है। तो अगर एरे एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, जैसे हमने बताया था कि अगर आपने लिखा INT-A5 तो ये क्या करेगा, ये एक एरे बनाएगा जो 5 एलिमेंट को रखेंगे। 5 एलिमेंट किसके होंगे, 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी वैल्यू हो गई। इसमें कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू 1 जहां 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। वो आपके ऊपर वैल्यू है कि आप क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि उसकी वैल्यू को निकालना है, रिट्रीव करना है, तो जनरली हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 कि पहला निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी अगर हमने इस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच होता है एक्सेस करने का। आगे बात करते हैं एल्गोरिथम एवं फ्लो चार्ट उपयोग होते हैं। तो एल्गोरिथम, जैसा मैंने आपको बताया था, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम आप अपने प्रोग्राम को, अपनी बात को एक सिंपल इंग्लिश में जो लिखते हैं दैट इज द एल्गोरिथम। और अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है। वही चीज अपनी समस्या या प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो हम चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, दैट इज अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स, हर सिंबल का अपना अपना मतलब होता है। जैसे स्टार्ट के लिए सिंबल है, एंड के लिए सिंबल है, प्रोसेस के लिए सिंबल है, इनपुट के लिए सिंबल है एंड आउटपुट के लिए सिंबल है। ये मैं आपको पिछले की कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था, क्लास में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट उपयोग होते हैं। किस लिए होते हैं, किसी प्रॉब्लम अर्थात समस्या को अच्छे से व पूर्णता से समझने हेतु। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, किसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे बात करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। अब देखिए, अगर हम स्कोप रिजोल्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा ये स्कोप रिजोल्यूशन का ऑपरेटर इस तरह होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज वाली चीजें हैं, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा होगा वही इस बात को समझ पाएगा। बस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ से मेमोराइज बस कर लीजिएगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के लिए चिन्ह डबल कोलन, ठीक है, डबल कोलन का होता है। ठीक, अब आगे बात किया जा रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम क्या है। तो अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम की बात करें तो जावा जो सबसे जब बनी, डेवलप हुई, तो उसको ओक कहा गया था, OAK। क्या कहा गया था, ओक। बाद में यह नाम बदल गया था। तो जावा का जो शुरुआती नाम है, जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम है, वो क्या है, ओक, क्योंकि जावा को ओक कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में इसको जावा कहा जाने लगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि नई प्रोग्रामिंग, जो कि वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका नाम है बेसिक।